ऐसा माना जाता है कि नाग नागिनों को ना तो कोई भी तकलीफ होती है और ना ही कभी किसी चीज की कमी होती है। पर ऐसा नहीं था। जिस तरह धरती लोक पर गरीबी और दहेज प्रथा है, ठीक उसी तरह नागलोक में भी गरीबी का वास है। साथ ही दहेज प्रथा को भी प्राथमिकता दी जाती है। पर क्या ये सत्य था? जानने के लिए चलते हैं कहानी के अंदर। नागिन नैना नागलोक से रोते हुए धरती लोक पर आ जाती है और पहाड़ी इलाकों में इधर उधर जहर की तलाश में भटकने लगती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पहाड़ के ऊपर खड़ी होकर अपनी जान देने की सोच रही थी। अब जैसे ही वो अपना एक पैर आगे करती है, वैसे ही नैना अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और उसे वहां से दूर ले जाती है। जिसके बाद वो उसे जमीन पर रखकर खुद इंसानी रूप में आती है और उसे धमकाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी जान कैसे दे सकती हो? मुझे मरना है, मुझे मरने दो, मुझे नहीं जीना है। पर क्यों तुम अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो? क्योंकि मैं अपने माँ बाबा के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तुम तो एक नागिन हो ना, मुझे डस कर अभी खत्म कर दो प्लीज। मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, हम नागिनें यूं ही किसी को नहीं डसती। हम नागिनें कभी भी किसी को ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाती। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम मरना क्यों चाहती हो? वो इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब घर से हूँ और तुम्हें पता है कि मेरा ससुराल भी अच्छा नहीं है। वो मुझे दहेज को लेकर प्रताड़ित करते हैं। दहेज? ये दहेज यहाँ पर भी है? यहाँ पर भी है मतलब कि ये कि जिस पीड़ा से तुम गुजर रही हो, उस पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं एक नागिन हूँ और तुम एक इंसान। जिस तरह तुम दहेज की वजह से अपनी जान देने के लिए यहाँ आ गई, ठीक वैसे ही मैं भी दहेज को लेकर ही नागलोक से यहाँ आई हूँ। नागलोक से? इसका मतलब ये हुआ कि नागलोक में भी दहेज की प्रथा है? हाँ, नागलोक में भी नाग नागिनों से दहेज लिया जाता है। हाँ, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत ही क्या होती होगी? आप एक इच्छाधारी नागिन हैं, अपने जादू से कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? खैर ये बताओ, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुमसे क्या मांगा है? मांगेंगे क्या? वही पैसा और कार जो कि हम गरीब नहीं दे सकते। बस केवल मुद्रा? तुम उसकी चिंता मत करो, हम है ना, हम तुम्हें मुद्रा देंगे। परंतु तुम इस तरह अपनी जान मत दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी में आकर अपनी जान ले। तुम नहीं जानती कि मनुष्य का जीवन कितनी मुश्किलों से प्राप्त होता है। पर मैं जीकर करूँ भी क्या? अगर हमने आज उनको उनकी मुंह मांगी कीमत दे दी ना, तो वो आगे और अपना मुंह खोलेंगे और हमें दहेज के लिए प्रताड़ित करते ही रहेंगे। क्या यहाँ पर ऐसा भी होता है? यहाँ पर एक बार मुद्रा और उनकी मुंह मांगी कीमत क्या दे दी जाए, वो दोबारा से उसकी मांग करते हैं। सत्य कहूँ तो हमारे नागलोक में ऐसा नहीं होता। हमारे नागलोक में तो मुद्राओं की मांग ही नहीं है, ना ही जेवरातों की। अच्छा, तुम्हारे नागलोक में अगर पैसे और गहने की मांग नहीं होती, तो फिर तुम्हारे नागलोक में आखिर किस चीज की मांग होती है? हमारे नागलोक में जहर और केचुली की मांग होती है। यदि दहेज में उनको जहर और केचुली नहीं मिलती, तो वो लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ। तुम्हारे साथ? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपना नागलोक छोड़कर धरती लोक पर आ गई? हाँ, मेरे साथ। मैं नागलोक मेरे माता और पिता के साथ खुशी से रहा करती थी। जिस तरह तुम्हारे धरती लोक पर अमीर और गरीब व्यक्ति रहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे नागलोक में भी अमीर और गरीब नाग नागिन रहते हैं। नैना नागिन अपनी माता सुकन्या और पिता मेहुल के साथ रहा करती थी। नैना काफी गरीब परिवार से थी, साथ ही नैना विवाह की उम्र के लायक भी हो गई थी। आर्थिक तंगी और नैना की वैवाहिक उम्र को देखकर मेहुल चिंतित होकर अपने कक्ष में बैठा हुआ था। तभी वहाँ सुकन्या आती है और अपने नाग मेहुल को ऐसे चिंता में बैठे हुए देखकर मेहुल से कहती है, मेहुल जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बताऊं सुकन्या, मैं जब भी अपनी पुत्री की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक बात सताती है, और वो बात ये है कि कब तक मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं हमारी पुत्री का विवाह होगा भी या नहीं। नहीं मेहुल जी, ऐसा नहीं है। हमारी गरीबी के चलते हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, परंतु आप चिंता मत कीजिए। भोलेनाथ के घर देर है अंधेर नहीं। आप देखना, भोलेनाथ हमारी पुत्री के लिए बहुत जल्द एक बहुत अच्छा सा रिश्ता भेजेंगे।
दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नैना आती है और अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर नैना को बहुत दुख होता है। परंतु नैना उस समय अपने माता पिता को कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ बहुत जल्द नैना के लिए दक्ष नाम के एक नाग का बहुत अच्छा रिश्ता आता है। नैना को देखने के लिए दक्ष अपनी माता के साथ नैना के घर आता है और नैना के छोटे से घर को देखकर दक्ष की माँ कामिनी नागिन अपने पुत्र दक्ष को कहती है, पुत्र, इनका घर कितना छोटा है, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है इनके घर में कदम रखने का। चिंतित ना होइए माता, ये भले ही घर दिखने में छोटा है, परंतु जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि अपनी माता पिता की इकलौती पुत्री है, इससे तो ये पता चलता है ना कि हमें दहेज में 21 नागों का जहर के साथ साथ अच्छी नस्ल की कैंचुरी भी देंगे। पता नहीं पुत्र ऐसा भी है या नहीं, परंतु जो भी है हमें एक बार इस घर में प्रवेश करना ही चाहिए। दोनों माँ बेटे आपस में बात करके नैना के घर में प्रवेश करते हैं। दक्ष और कामिनी को देख सुकन्या और मेहुल दक्ष और कामिनी का काफी अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। नागिन सुकन्या, इतनी आओ भगत की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आपकी नाग कन्या को देखने आए हैं, तो आप कृपया कर अपनी नाग कन्या को बुलाइए ताकि हमें उसके दर्शन हो सके और हम उसे अपने पुत्र के लिए चयनित कर सके। हाँ हाँ अवश्य, मैं अपनी पुत्री को अभी लेकर आती हूँ। सुकन्या अपनी पुत्री के कक्ष में जाती है और उसको बाहर आने की बोलती है। नागिन नैना अपने हाथों में जहर की प्याली लिए बाहर आती है। नैना नागिन अब शर्माते हुए बाहर सभी को जहर की प्याली देती है। नैना नागिन जब भी शर्माती तो वो अपने नागिन रूप में आ जाती और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और उसको यूं नागिन बनते देखकर कामिनी बोलती है, सुकन्या नागिन, ये क्या हो रहा है आपकी पुत्री को? आखिर वो बार बार क्यों अपना रूप बदल रही है? वो क्या है ना, जब भी हमारी पुत्री शर्माती है तो वो अक्सर अपना रूप बदलने लगती है। सुकन्या की बात कामिनी समझ नहीं पाती, वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जब कामिनी नैना से बात करने लगती है तो वो उसे बहुत पसंद आती है। इस तरह से अब दक्ष और नैना का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय गुजरता है। समय के साथ एक दिन कामिनी सुकन्या के घर आती है और सुकन्या से कहती है, सुकन्या नागिन को कामिनी नागिन का प्रणाम। सुकन्या नागिन, हम यहाँ आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आए हैं। हाँ बोलिए नागिन कामिनी। सुकन्या, हम चाहते हैं कि आपकी पुत्री और हमारे पुत्र का विवाह हो ही रहा है, परंतु उससे पहले कुछ लेन देन की बातें कर लेते हैं। वो क्या है ना, अब नागलोक में हमारी कुछ प्रजातियां हैं। हम नागलोक की प्रजातियों में अब गरीब घर की बहू लेकर जाएंगे तो नाग नागिन तरह तरह की बातें बनाएंगे। बस इसीलिए उनका मुंह बंद करवाने के लिए उनको कुछ दिखाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो 4 नाग नागिनों के बीच हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब मेरी नागिन बहू के घर से दहेज तो चाहिए ही ना। बात तो सही कही आपने, परंतु आपको दहेज के रूप में क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 21 नागों के जहर के साथ 7 अच्छी नस्ल के सांप की कैंचुली चाहिए। सुकन्या कुछ कहती उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। और अब जब शाम को मेहुल घर आता है तो नागिन सुकन्या नाग मेहुल को सारी बात बताती है। पर ये सब कुछ न केवल मेहुल बल्कि नागिन नैना भी सुन लेती है। नैना ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ नागिन नैना और नाग दक्ष के विवाह के दिन समीप आ जाते हैं। दुल्हन बनी नैना नागिन मंडप पर नाग दक्ष के साथ बैठी हुई थी, पर दहेज न मिलने की वजह से कामिनी अपने बेटे को उठाते हुए कहती है, नागिन सुकन्या, हमने आपसे दहेज की मांग की थी, परंतु आपने अब तक हमें हमारा दहेज नहीं दिया। यदि आप हमें हमारा दहेज नहीं देंगी तो हम ये शादी नहीं होने देंगे। कामिनी की बात सुनकर नाग मेहुल अपने सर की पगड़ी उतारकर नागिन कामिनी के पैरों में रखता है और रोते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसे कहता है, नागिन कामिनी, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमारी पुत्री से विवाह ना तोड़ें। हमने दहेज को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु 21 नागों के जहर के साथ साथ सांपों की केचुरी नहीं जुटा पाए। कृपया करके विवाह ना तोड़ें। कामिनी मेहुल पर तरस नहीं दिखाती और उसकी पगड़ी को लात मारकर वो विवाह तोड़कर चली जाती है। पर ये सब नागिन नैना जरा भी बर्दाश्त नहीं करती और गुस्से में अपने पिता मेहुल को समझाते हुए कहती है, पिताजी, यदि हमारा विवाह नहीं हो रहा, इसका अर्थात ये नहीं है कि आप अपनी पगड़ी दूसरों के पैरों में रख दें। पिताजी, हम आपके सम्मान को यूं इस तरह ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। माता पिताजी को अंदर ले जाइए, अब ये विवाह यहीं समाप्त होता है। परंतु हम एक इच्छाधारी नागिन हैं,
हम ये प्रण लेते हैं कि जिस दिन हम अपना दहेज जुटा लेंगे उस दिन हम स्वयं अपना विवाह करेंगे। उस समय नैना नागिन सभी को दिलासा तो देती है, परंतु वो खुद अंदर से टूट जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए वो नागलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाती है। ये थी हमारी कहानी। नागिन की कहानी को सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है और वो ये समझ जाती है कि दहेज प्रथा न केवल धरती पर है बल्कि उस जगह भी है जहाँ पर लोग दहेज को मान्यता देते हैं। अब क्या था, सीमा दहेज के खिलाफ अपने ससुराल वालों की रिपोर्ट कर देती है और उनको फौरन अरेस्ट करवा देती है। धरती लोक पर कानूनी व्यवस्था देखकर नागिन नैना भी अपने नागलोक जाती है और नागराज को सारी बात बताती है, जिसके बाद नागराज नागिन कामिनी और नागराज दक्ष को कारावास की सजा देते हैं।